हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक और बेहतरीन कॉमिक्स जिसका नाम है दुष्ट गंधर्व। इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स अपलोड करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। गंधर्व लोक के राजा लावण्य के राज्य में सभी गंधर्व बहुत सुख शांति से रहते थे। राजा लावण्य प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखते थे, लेकिन कुछ दिनों से उनके राज्य में एक दुष्ट गंधर्व चित्ररथ ने बहुत उत्पात मचा रखा था। उससे अदृश्य होने की ऐसी अद्भुत शक्ति प्राप्त थी कि सवय उस शक्ति के स्वामी अन्य गंधर्व भी उसे देख नहीं पाते थे। चित्ररथ के उत्पात से पीड़ित अनेक गंधर्व प्रतिदिन राजा लावण्य के दरबार में उपस्थित होते थे। महाराज की जय हो महाराज, रक्षा करो, चित्ररथ ने मेरा सब धन लूट लिया। महाराज मेरे परिवार की रक्षा करो, चित्ररथ ने मेरी बेटी को उठा ले जाने की धमकी दी है। महाराज चित्ररथ ने मेरे सभी अलंकार छीन लिए। बूह। सेनापति पतंजलि, इस दुष्ट चित्ररथ को तुरंत बंदी बनाकर हमारे सम्मुख लाया जाए। जो आज्ञा महाराज, मैं अभी चित्ररथ को पकड़ने के लिए प्रस्थान करता हूँ। और शीघ्र ही सेनापति पतंजलि ने प्रस्थान किया। सेनापति पतंजलि ने दूर दूर तक चित्ररथ की खोज की, लेकिन उसका कुछ पता न चला। इस जंगल में भी नहीं मिला। लगता है दुष्ट को पता चल गया और वो लोप हो गया। सैनिकों, वापस लौट चलो। जंगल से लौटकर जैसे ही सैनिक के साथ पतंजलि ने नगर में प्रवेश किया, हाय मैं बर्बाद हो गई, चित्ररथ मेरा सब कुछ लूट कर ले गया। हटो हटो, रास्ता छोड़ो, सेनापति जी आए हैं। क्या बात है युवती, तुम इतनी विलाप क्यों कर रही हो? महाराज, मैं घर में अकेली थी। चित्ररथ घर में विरोधपूर्वक घुसकर मेरा सब धन और अलंकार उठाकर ले गया। धैर्य रखो युवती, तुम्हें राजकोष से धन दिया जाएगा। हम शीघ्र ही उस दुष्ट को बंदी बनाकर कठोर दंड देंगे। और फिर सैनिकों, शीघ्रता से चलो, वह दुष्ट अभी अधिक दूर नहीं गया होगा। हम आज ही उसे बंदी बना लेना चाहते हैं। और सेनापति ने सैनिकों के साथ तुरंत प्रस्थान किया। इधर चित्ररथ इस समय एक स्वर्णकार की दुकान में घुसकर लूटमार कर रहा था। बचाओ बचाओ, अरे कोई इस दुष्ट से बचाओ। तभी सेनापति पतंजलि वहां पहुंच गया। चित्ररथ, आज तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते, मैं तुम्हें बंदी बनाकर ले जाऊंगा। आ हा, मुझे कोई बंदी नहीं बना सकता, तुम भी अपनी शक्ति आजमा कर देख लो। और तभी सेनापति ने चित्ररथ पर अग्निवर्षा आरंभ की। दुष्ट, आज मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगा। ओह, अग्निवर्षा नहीं, मैं अभी जल वर्षा कर अग्नि को बुझा देता हूँ। और अगले पल ही आकाश में जल वर्षा होने लगी। अग्नि के बुझते ही सेनापति पतंजलि ने चित्ररथ पर बाणों की वर्षा कर दी। चित्ररथ, अग्नि से तू बच गया, लेकिन इन बाणों से तुम नहीं बच सकोगे। ओह, शक्ति से इसको पराजित करना कठिन है। अब मुझे अपनी अद्भुत शक्ति का उपयोग करते हुए अदृश्य हो जाना चाहिए। और तभी चित्ररथ ने अपने को अदृश्य कर लिया। अरे चित्ररथ अदृश्य हो गया, अब क्या करूं? और तभी अदृश्य चित्ररथ ने सेनापति पर प्रहार किया। ओह ओह, अब कभी चित्ररथ के सामने आने का साहस नहीं करेगा तू। ओह बचाओ। सेनापति को धराशायी कर बहुत से अलंकार लूटकर चित्ररथ वहां से अचल गया। अरे वह अदृश्य होकर भाग गया। अरे वह सारे अलंकार भी ले गया। सैनिक घायल सेनापति को उठाकर महल ले आए। चित्ररथ के उत्पात की घटनाएं तेजी से बढ़ रही थी। प्रायः सैनिक उसे घेर लेते थे, लेकिन वह अपनी अद्भुत शक्ति की सहायता से अदृश्य होकर भाग निकलता था। मारो मारो, बचकर न जाने पाए। दिन प्रतिदिन चित्ररथ की निभिष्कता बढ़ती ही जा रही थी। वह किसी भी गंधर्व के घर में घुसकर घर में लूटमार आरंभ कर देता था। उधर राज्य के वार्षिक उत्सव का दिन समीप आता जा रहा था। इधर राजा लावण्य की चिंता बढ़ती जा रही थी। राजा ने विचार विमर्श किया तो सेनापति पतंजलि ने अपनी आशंका प्रकट की। महाराज, अदृश्य तो सभी गंधर्व हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को देख लेते हैं, परंतु
चित्ररथ को हम नहीं देख पाते। हम जानते हैं चित्ररथ में अदृश्य होने की विशेष शक्ति है, लेकिन हम उसके भय से उत्सव का आयोजन बंद नहीं कर सकते। महामंत्री, तुम अधिक सैनिकों का प्रबंध करो। मैं आज ही अधिक सैनिकों की सुरक्षा कार्यों पर लगा देता हूँ। सेनापति, इस बार साधारण नागरिकों के रूप में भी सैनिकों को उत्सव में रखा जाए। चित्ररथ को देखते ही उसके अदृश्य होने से पहले ही सैनिक उस पर घातक प्रहार करें। और वार्षिक उत्सव में महामंत्री और सेनापति ने सुरक्षा के विशेष प्रबंध कर दिए थे। असंभव है चित्ररथ अब कोई उत्पात नहीं कर पाएगा। अगर उसने उत्सव में आने की कोशिश की तो हम उसका सर्वनाश कर देंगे। उधर एक पेड़ के नीचे खड़ा चित्ररथ उत्सव की उमड़ती भीड़ को देख रहा था। युवतियों ने कितने सुंदर अलंकार पहने हैं। यदि यह सारे अलंकार मुझे मिल जाए तो मैं बहुत धनी हो जाऊंगा। और तभी उन युवतियों में चित्ररथ की दृष्टि राजकुमारी प्रियंका पर पड़ी। ओह राजकुमारी प्रियंका सचमुच अति सुंदर है। मैं इसी से विवाह करूंगा। इधर ही आ रही है, थोड़ा और पास आने दो, यह एकांत में ठीक रहेगा। अभी प्रियंका चित्ररथ के पास से आगे निकलती कि वह उसके सामने रास्ता रोककर खड़ा हो गया। कहाँ जा रही हो प्रियंका? हम भी तो तुम्हें देखने के लिए यहाँ खड़े हैं। कौन हो तुम? हमारा रास्ता छोड़ो, नहीं तो हम तुम्हें बदतमीजी की सजा भी दे सकते हैं। चित्ररथ को जो चीज़ अच्छी लगती है उसे ज़बरदस्ती ले लेता है। तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। चित्ररथ के नाम से प्रियंका को चौंका दिया, लेकिन फिर भी उसका हाथ तेजी से घूम गया। हम तुझे सवै सजा देंगे। लेकिन बीच में ही चित्ररथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। ओह मेरा हाथ छोड़ो। चित्ररथ एक बार जिसका हाथ पकड़ लेता है फिर कभी नहीं छोड़ता है। अब तुम्हें मेरे साथ ही चलना पड़ेगा। चित्ररथ, तुम्हें ऐसी सजा दिलवाऊंगी कि तुम सैनिकों इसे बंदी बना लो। बचाओ, कोई राजकुमारी को बचाओ, बचाओ। आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। अभी चित्ररथ प्रियंका को लेकर रथ में सवार हुआ ही था कि सैनिकों ने उसे घेर लिया। रुक जाओ चित्ररथ, तुम राजकुमारी को नहीं ले जा सकते। हाँ, मैं कहता हूँ हट जाओ रथ के आगे से, नहीं तो मक्खी मच्छर की तरह कुचल कर रख दूंगा। ओह! चित्ररथ ने रथ को भगा ले जाने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने चारों ओर से आक्रमण करके उसे रोक दिया। मारो मारो, आज बचकर न जाने पाए, मारो मारो। ओह! महामंत्री और सेनापति भी इस ओर दौड़े आ रहे हैं। लगता है राजा ने पहले ही सुरक्षा प्रबंध कर रखे थे। सेनापति पतंजलि ने पास पहुंचते ही चित्ररथ पर आक्रमण कर दिया। ओह! मुझे अदृश्य होकर यहाँ से भाग निकलना चाहिए, नहीं तो यह सब मुझे मार देंगे। अवसर पाकर प्रियंका ने अपने को चित्ररथ से छुड़ा लिया। ओह! अगले ही पल चित्ररथ ने अपने को अदृश्य कर लिया। कहाँ गया? ओह! चित्ररथ अदृश्य हो गया। उड़ता हुआ चित्ररथ तेजी से वहां से दूर भाग निकला। और उसी रात ही चित्ररथ महल में पहुंचकर राजकुमारी प्रियंका के शयन कक्ष में घुस गया। ओह! कितनी गहरी नींद में सो रही है। सुबह जब आँख खुलेगी तो मेरे घर में होगी। लेकिन जैसे ही आगे झुककर चित्ररथ ने प्रियंका को उठाने की कोशिश की, तभी उसकी आंखें खुल गई। क्या? कौन है? ओह तुम नीच बदमाश, तुम यहाँ भी आ गए। मैं तुम्हें लेने आया हूँ और आज अवश्य लेकर जाऊंगा। नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, मैं तुम्हें मार दूंगी। तेजी से गदा का प्रियंका ने चित्ररथ पर प्रहार किया। मैं आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। ओह! लेकिन चित्ररथ ने उछलकर प्रियंका को नीचे गिरा दिया। और इससे पहले कि प्रियंका जल्दी से उठकर गदा उठाकर उस पर फिर से प्रहार करती, चित्ररथ ने उसे पकड़ लिया। अब मेरे हाथों से बचकर कहाँ जाएगी? प्रियंका को एक झटके में कंधे पर उठाकर चित्ररथ शयन कक्ष से बाहर निकला। पिताजी, बचाओ बचाओ! प्रियंका की आवाज़ सुनकर राजा लावण्य अपने शयन कक्ष से बाहर निकले। कुछ सैनिक भी चित्ररथ की ओर दौड़े। रुक जाओ चित्ररथ, आज तेरी मृत्यु तुझे यहाँ ले आई है। तुम सब मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको मारकर राजकुमारी को ले जाऊंगा। सैनिकों, तुम सब टूट पड़ो इस दुष्ट पर। आज इसे जीवित नहीं जाने दो।
लेकिन इससे पहले कि सैनिक चित्ररथ पर आक्रमण करते वह अदृश्य होकर आकाश में उड़ गया। चित्ररथ अदृश्य हो गया। वह राजकुमारी को ले गया। नगर से दूर मयंक पर्वत की एक गुफा के पास चित्ररथ नीचे उतरा। यहाँ पर गुफा में इसे बंद कर देता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, अब तुम इस गुफा में कैद रहोगी। इस कैद से तुम्हें कोई नहीं छुड़ा सकेगा। उधर राजा लावण्य ने प्रियंका की खोज में सैनिकों को भेजा। वह दुष्ट कहीं कहीं घने जंगल में ही छिपा होगा। शायद उसने नदी पार राजकुमारी को कहीं छिपा कर रखा होगा। चित्ररथ अवश्य ही पर्वत पर कहीं छिपा बैठा होगा। सैनिकों ने प्रियंका को बहुत ढूंढा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। एक दिन, प्रियंका तुम मुझसे विवाह कर लो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुमसे विवाह करने की अपेक्षा मैं मर जाना पसंद करती हूँ। तो ठीक है, मैं तुम्हें आज ही मार दूंगा। दुष्ट, एक दिन मेरे पिता तुझे इन अपराधों की सजा अवश्य देंगे। जब जब तक यह हार मेरे गले में है, मुझे कोई नहीं मार सकता। इस हार में मेरे अदृश्य होने की अद्भुत शक्ति छिपी है। दुष्ट, मैं तुझसे यह हार छीनकर किसी दिन तुझे मार दूंगी। संयोगवश उसी दिन सैनिकों को चित्ररथ का पता चला था, और उसी दिन राजा लावण्य ने पूरी सेना के साथ उस पर आक्रमण कर दिया था। घेर लो, मारो मारो, पकड़ो, आक्रमण। राजा लावण्य ने सैनिकों की सहायता से चित्ररथ को चारों ओर से घेर लिया। सैनिकों की घातक प्रहार से चित्ररथ भयभीत हो उठा। दुष्ट चित्ररथ, आज तू मेरे प्रहार से जीवित नहीं रहेगा। अवसर पाकर प्रियंका वहां से भाग निकली। अरे, प्रियंका भाग गई और इतने सारे सैनिक भी आ गए। अब इन सब से लड़ना मुश्किल है। अगले ही पल अदृश्य होकर चित्ररथ ने राजा लावण्य पर प्रहार किया। धम आ आ राजा की बुरी तरह घायल कर चित्ररथ वहां से भाग निकला। और प्रियंका ने कुछ सोचकर और फिर तेजी से उड़कर एक और चल पड़ी। मेरा गंधर्व लोक में रहना मुश्किल है। चित्ररथ मुझे कभी चैन से नहीं रहने देगा। किसी दूसरे लोक में जाकर रहना ठीक रहेगा। और फिर आकाश में उड़ती हुई कुछ दिनों में पृथ्वी पर पहुंच गई। मुझे इसी लोक में वेश परिवर्तन करके कहीं रहना चाहिए। यह चित्ररथ मुझे नहीं ढूंढ सकेगा। यह सोचकर प्रियंका एक खेत में उतरी और वेश परिवर्तित करके गांव की ओर चल दी। इस गांव में चलकर देखती हूँ, शायद ठहरने के लिए कोई अच्छी जगह मिल जाए। एक घर के बाहर बैठे हुए बूढ़े आदमी के पास पहुंचकर प्रियंका बोली, बाबा, मैं अपने माता पिता के साथ तीर्थ यात्रा पर निकली थी। मार्ग में डाकुओं ने मेरे माता पिता को मार डाला। मैं किसी तरह वहां से भाग निकली। मैं अनाथ हो गई बाबा। अब मैं कहाँ रहूं बाबा। ओ बेटी, अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे पास रहो, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर रखूंगा। और इस प्रकार प्रियंका पृथ्वी पर उस बूढ़े आदमी के साथ रहने लगी। तुम कितनी अच्छी हो प्रियंका बेटी, मेरा कितना ख्याल रखती हो। तुम भी तो मुझे इतना बड़ा सहारा दिया है बाबू। उस गांव में रहते प्रियंका को कई महीने बीत गए थे। एक दिन लौंगापुर के राजा मृत्युंजय ने प्रत्येक नगर और गांव में एक घोषणा करवाई। ढम 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 ढम। लौंगपुर राज्य के नागरिकों, नगर में नृत्य उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस नृत्य में जो लड़की सबसे अच्छा नृत्य करेगी उसके साथ राजकुमार का विवाह किया जाएगा। गांव की लड़कियां ने प्रियंका से कहा, प्रियंका तुम भी चलो हमारे साथ, हम सब उस नृत्योत्सव में भाग लेंगी। ना बाबा ना, मैं नहीं नाच सकती। अरे, नाचना वाचना क्या है, बस नाचने का नाटक करना है। राजकुमार तो सुंदरता देखकर लड़की पसंद करेगा, फिर तो तुम प्रियंका को ही अपनी दुल्हन बनाएगा। राजकुमार की दुल्हन बनकर हमें भूल तो नहीं जाओगी प्रियंका। प्रियंका, अब इनकार नहीं करना। तुम हमारे साथ अवश्य चलना पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं चल सकूंगी। बाबा क्या कहेंगे। ओह बाबा कुछ नहीं कहेंगे, उन्हें हम मना लेंगे। बस अब तो तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। प्रियंका को ना चाहते हुए भी गांव की लड़कियों के साथ उस नृत्य उत्सव में जाना पड़ा। उधर गंधर्व लोक में चित्ररथ को प्रियंका नहीं मिली तो वह उसकी खोज में दूसरे लोक में गया। कई लोक में घूमता हुआ चित्ररथ आखिर एक दिन वेश बदलकर लौंगपुर में पहुंच गया। ना जाने कहाँ जा छिपी है प्रियंका।
उन लोगों के साथ चित्ररथ भी नृत्योत्सव देखने महल के प्रांगण में पहुंच गया। अचानक उसकी दृष्टि नृत्य करती हुई लड़कियों में प्रियंका पर पड़ी तो वह खुशी से उछल पड़ा। अरे प्रियंका यहाँ है, अब मेरे हाथों से बचकर कहाँ जाएगी, अब इसको कौन बचाएगा। गंधर्व गंधर्व होने के कारण प्रियंका सबसे अच्छा नृत्य कर रही थी। प्रियंका ने अपने नृत्य से सबको बहुत आकर्षित किया। राजकुमार सुतकीर्ति तो बस मंत्रमुग्ध उसे देखता ही रह गया। साधारण वस्त्र में यह लड़की इतनी सुंदर लग रही है, अगर सुंदर वस्त्र पहने तो कितनी सुंदर लगेगी। और अंत में राजकुमार सुतकीर्ति ने प्रियंका का ही चुनाव किया। मेरे बेटे ने सुंदर लड़की का चुनाव किया है, राजकुमार के साथ इसकी जोड़ी खूब अच्छी लगेगी, किसी परी से कम नहीं है मेरी दुल्हन। महल में ले जाकर प्रियंका का श्रृंगार किया गया और उसे नए वस्त्र पहनाया। तभी राजकुमार उसके पास पहुंचा। यह लड़की इतनी सुंदर होगी, यह तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। प्रियंका, मैं तुमसे शीघ्र विवाह करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इससे विवाह कैसे कर सकती हूँ। मैं गंधर्व हूँ, मेरे पिता कभी इस विवाह की अनुमति नहीं देंगे। राजकुमार, मैं अभी आपसे विवाह नहीं कर सकती, मेरी भी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी हर शर्त स्वीकार है प्रियंका, लेकिन तुम विवाह से इनकार नहीं करना। राजकुमार, मैं प्रतिदिन नदी में स्नान करके पूजा करती हूँ, अगर आप मेरे लिए चंद्रकेतु पर्वत पर एक महल बनवाकर वहाँ पर एक नदी ला देंगे तो मैं तुरंत आपसे विवाह कर लूँगी। राजकुमार ने सोचा, ओह, पर्वत पर महल तो बना सकता है, लेकिन नदी कैसे लाई जा सकती है। लेकिन फिर भी उसने कहा, प्रियंका, मुझे तुम्हारी यह शर्त स्वीकार है। राजकुमार कक्ष से बाहर जाने लगा तो प्रियंका ने उसे रोका। सुनो राजकुमार, मेरी यह अंगूठी पहन लो। जब तक यह तुम्हारे हाथ में रहेगी मैं समझूंगी तुम मुझसे प्यार करते हो। यदि तुम्हारे हाथ में अंगूठी नहीं देखूंगी तो विवाह से इनकार कर दूंगी। मैं इस अंगूठी को अपने प्राणों से भी अधिक सुरक्षित रखूंगा। और राजकुमार श्रृंगार श्रृंगार कक्ष से बाहर चल दिया। प्रियंका उसे देखती रह गई। पर्वत पर महल की कई महीनों में बनेगा और दूसरा शर्त तो कभी पूरी नहीं होगी। इस बीच में अवसर पाकर कहीं चली जाऊंगी। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स अपलोड करते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए मिलते हैं फिर किसी इसके दूसरे भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद, विदा।